जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर एक किसान, वैज्ञानिक, आविष्कारक और शिक्षक थे। उन्होंने जमीन की उपजाऊ ताकत वापस लाने और एक ही फसल बार बार उगाने की जगह अलग अलग फसलें उगाने के आसान तरीके खोजे। वे गुलामी में मिसूरी के डायमंड गांव में पैदा हुए थे। बचपन में ही उनकी मां को अगवा कर लिया गया था और वे अनाथ हो गए। कार्वर को उनके मालिक मोजेस और सुसान कार्वर ने पाला। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए कई मुश्किलें झेली और आयोवा स्टेट कॉलेज से खेती के विज्ञान में पढ़ाई की। फिर वहीं से मास्टर की डिग्री भी ली। सन 1896 में वे टस्कीगी नाम के एक संस्थान में पढ़ाने गए, जहां उन्होंने खेती के तरीके सिखाने के लिए खेत बनाया। कार्वर ने किसानों को बताया कि बार बार कपास बोने से जमीन कमजोर हो जाती है। उन्होंने मूंगफली, शकरकंद और दूसरी फसलें बोने को कहा, जिससे जमीन फिर से उपजाऊ बनती है। वे छोटी जोत वाले गरीब किसानों को ये बातें बहुत सरल तरीके से समझाते थे। इससे किसान सिर्फ कपास पर निर्भर नहीं रहे और उनकी कमाई भी बढ़ी। कार्वर मूंगफली से 300 से ज्यादा और शकरकंद से 100 से ज्यादा चीजें बनाने के तरीके बताए, जैसे खाने पीने की चीजें, रंग, तेल, साबुन वगैरह। उन्होंने अपने काम का प्रचार ज्यादा किया, लेकिन पेटेंट बहुत कम करवाए। उनके ये तरीके दक्षिण के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहे और जमीन की सेहत भी सुधरी। कार्वर का जन्म 1864 के आसपास मिसूरी में हुआ था। उनकी मां का नाम मैरी था और पिता का नाम जाइल्स, जो कार्वर के पड़ोसी के यहाँ गुलाम थे और कार्वर के जन्म से पहले ही चल बसे थे। जब वे बहुत छोटे थे, तब कार्वर और उनकी मां को कुछ लोगों ने उठा लिया। बाद में कार्वर को तो वापस लाया गया, लेकिन उनकी मां कभी नहीं मिली। इसके बाद मोजेस और सुसान कार्वर ने कार्वर और उनके भाई को पाला। उन्होंने दोनों को घर के काम सिखाए और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखाया, जबकि उस समय काले लोगों को पढ़ाई की इजाजत नहीं थी। आजादी के बाद भी दोनों भाई कार्वर परिवार के साथ रहे। कार्वर के शरीर में ताकत कम थी और आवाज पतली थी, इसलिए वे हल्के फुल्के काम करते, जैसे सिलाई, खाना बनाना, बागबानी वगैरह। उन्हें पौधों का बहुत शौक था। वे जंगली फूलों और पौधों की देखभाल करते थे और बीमार पौधों को ठीक करते थे। लोग उन्हें पौधों का डॉक्टर भी कहते थे। कार्वर खेतों में खुद छोटे छोटे बाग बनाते रहते थे। इन्हीं चीजों से उनका कुदरत और खेती में मन लगा। जब कार्वर करीब 11-12 साल के थे, तब वे मिसूरी छोड़कर पढ़ाई के लिए नियोशो नाम के कस्बे चले गए। वहां वे एक स्कूल में पढ़े और मारिया वॉटकिंस नाम की महिला के साथ रहे, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझाई। बाद के सालों में कार्वर ने कॉन्सास जाकर कई जगह काम किया, जैसे खेतों में मजदूरी और होटल में खाना बनाना। वे अलग अलग स्कूलों में पढ़े और आखिरकार मिनियापोलिस में हाई स्कूल पास किया। जब उन्होंने हाईलैंड कॉलेज में दाखिला लिया, तो उनका रंग देखकर उनका दाखिला रद्द कर दिया गया। फिर भी कार्वर ने हार नहीं मानी और अपनी जमीन बेचकर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। वे सिम्पसन कॉलेज गए, जहां उन्होंने आर्ट और संगीत सीखा। वहां उनकी शिक्षिका ने उन्हें पौधों की तस्वीरें बनाने की सलाह दी और खेती की पढ़ाई करने को कहा। इसके बाद कार्वर आयोवा स्टेट कॉलेज गए, जहां वे पहले काले छात्र बने। यहाँ उन्होंने कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। वे खेती और पौधों के विज्ञान में बहुत अच्छे छात्र थे। 1894 में उन्होंने खेती के विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। फिर वहीं मास्टर भी किया और पढ़ाते भी रहे। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने अपनी पढ़ाई बहुत मुश्किल हालत में पूरी की। वे अकेले कॉलेज छात्र थे और पैसों की तंगी भी हमेशा बनी रही। फिर भी उन्होंने खेती और जमीन पर गहराई से काम करना जारी रखा।
1996 में बुकर टी वॉशिंगटन ने उन्हें टस्कीगी संस्थान में बुलाया। वह चाहते थे कि काले किसानों को खेती की सही जानकारी मिल सके। कार्वर ने खेती के विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली थी, इसलिए उन्हें टस्कीगी बुलाया गया। हालांकि सैलरी कम थी और जगह भी दूर दराज थी, फिर भी कार्वर तैयार हो गए क्योंकि उन्हें गरीब काले किसानों के लिए काम करना था। अक्टूबर 8, 1896 को वे टस्कीगी पहुंचे और वहां खेती विभाग के प्रमुख बने। वे पढ़ाते भी थे और साथ ही एक छोटा खेत भी चलाते थे, जहां प्रयोग करके खेती के तरीके सिखाए जाते थे। उनके पास साधन कम थे, इसलिए उन्होंने खुद ही छात्रों की मदद से औजार बनाए और खेतों में घूम घूम कर जानकारी दी। उन्होंने मूंगफली और शकरकंद जैसी फसलें उगाने का तरीका बताया, जिससे जमीन की ताकत वापस आती है। ये सब काम उन्होंने कम पैसों और सीमित संसाधनों में किए। उनके लिए पढ़ाना, प्रयोग करना और किसानों तक जानकारी पहुंचाना सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। 1897 में वे संस्थान के खेती अनुसंधान केंद्र के पहले प्रमुख बने और इसे चलाते रहे जब तक वे जीवित रहे। उन्होंने 10 एकड़ की जमीन पर प्रयोग किए, जहां उन्होंने खुद ही खेती करके नए तरीके अपनाए। उन्होंने दिखाया कि कम खर्चे में कैसे जमीन की सेहत सुधारी जा सकती है। कार्वर ने मूंगफली, लोबिया जैसी फसलों से जमीन में नाइट्रोजन वापस लाने के तरीके बताए। उन्होंने सस्ती और आसान तकनीकें अपनाई जो गरीब किसानों के लिए फायदेमंद थीं। उन्होंने 58 साल में कुल 44 किताबें और पर्चे निकाले, जिनमें आसान भाषा में खेती के प्रयोग, मिट्टी की जांच और फसल की रेसिपी तक बताई गई। उनका काम अकेले ही चलता रहा क्योंकि संस्थान से उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिलती थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी में चलने वाली मोबाइल लैब बनाई, जिसे जेसेप वैगन कहा गया। इसके जरिए वे दूर दराज के खेतों में जाकर मिट्टी की जांच करते थे, फसल दिखाते थे और तुरंत सलाह देते थे। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। कार्वर ने हमेशा गरीब काले किसानों को सिखाने पर ध्यान दिया। वे खुद गांव-गांव जाकर दिखाते थे कि जमीन कैसे सुधारी जाए, खाद कैसे बनाई जाए और एक ही फसल बार बार ना बोई जाए। वे बताते थे कि मूंगफली और शकरकंद जैसी फसलें बोने से जमीन की ताकत भी लौटती है और आमदनी भी बढ़ती है। सन 1906 में उन्होंने चलती फिरती स्कूल की शुरुआत की, जिसमें जेसेप वैगन का इस्तेमाल होता था। इस गाड़ी में सारे जरूरी औजार होते थे, जिससे वे सीधे किसानों तक पहुंचकर खेती के आसान तरीके सिखा पाते थे। घोड़े से चलने वाली गाड़ी एक तरह की चलती फिरती क्लास थी। इसमें मिट्टी के नमूने, बीज, औजार और खेती से जुड़ी चीजें रखी जाती थीं। कार्वर उनके साथी गांव-गांव जाकर सफाई, पशुपालन और घरेलू कामों की जानकारी देते थे। बाद में इन गाड़ियों की जगह ट्रक आ गए, जिससे वे ज्यादा इलाकों में पहुंच सके, खासकर उन किसानों तक जो स्कूल नहीं जा सकते थे। कार्वर ने 1898 से 1942 के बीच तकरीबन 44 किताबें लिखी। ये खेती पर आसान भाषा में जानकारी देती थी, जैसे कपास की खेती, शकरकंद को सुरक्षित रखना और जानवरों को क्या खिलाना है। ये किताबें मुफ्त मिलती थीं और इनमें आसान तरीके से खेती करने की पूरी जानकारी मिलती। जैसे 1906 की एक किताब में शकरकंद को बचाने के आसान तरीके बताए गए थे। 20वीं सदी के शुरू में इन किताबों की हजारों कॉपियां हर साल बढ़ती थीं। इन किताबों से बहुत से गरीब किसान कपास की जगह दूसरी फसलें उगाने लगे। हालांकि कुछ किसानों को जमीन के मालिकों की वजह से दिक्कतें भी आईं, लेकिन फिर भी बदलाव शुरू हुआ। कार्वर का काम सिर्फ अलबामा तक ही नहीं रुका। वे 1921 में दिल्ली गए थे ताकि खेती से जुड़ी सरकारी नीतियों पर सलाह दे सकें। उन्होंने जिले के अफसरों के साथ मिलकर खेतों में मिट्टी कटाव रोकने और गोबर से खाद बनाने के तरीके भी दिखाए।
उन्होंने हमेशा यही कहा कि पहले खुद देखो, परखो और फिर फैसला करो। किताबों से ज्यादा जरूरी है कि खेत की मिट्टी कैसी है और उसी के हिसाब से फसलें बदलो। उनके काम से मैकन काउंटी में मूंगफली की खेती बहुत बढ़ी। जहां 1896 में कुछ नहीं होता था, वहां 1918 तक 5000 एकड़ में मूंगफली बोई जाने लगी। हालांकि उन्हें कम पैसा और ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा, फिर भी उन्होंने खेती के आसान तरीके गरीब किसानों तक पहुंचाए। कई रिपोर्टों में दिखा कि जिन किसानों ने उनके तरीके अपनाए, उनकी सेहत सुधरी और कर्ज भी थोड़ा कम हुआ। कार्वर ने देखा कि कपास की खेती से जमीन की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए उन्होंने खेती बदलने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मूंगफली, लोबिया जैसी फसलें जमीन में नाइट्रोजन वापस लाती हैं, जिससे जमीन फिर से उपजाऊ बनती है। उन्होंने ये भी बताया कि इन फसलों की जड़ें एक खास तरह के कीटाणु से मिलकर हवा से नाइट्रोजन खींचती हैं और मिट्टी में पहुंचा देती हैं। 1902 से 1905 तक उन्होंने खेतों में प्रयोग करके ये साबित किया कि कपास के बाद मूंगफली और लोबिया बोने से जमीन सुधरती है और कपास की अगली फसल भी अच्छी होती है। उन्होंने दिखाया कि ज्यादा पैसे खर्च किए बिना जमीन की हालत बेहतर की जा सकती है। शक्करकंद भी इसमें मददगार रहा, क्योंकि वो कमजोर जमीन में भी अच्छी होती है और मिट्टी को कटने से बचाती है। एक खास रिपोर्ट में बताया गया कि इन तरीकों से पैदावार उतनी ही होती है जितनी महंगे खाद से होती है। कार्वर ने ये बातें छोटे किसानों को आसान भाषा में समझाई और उन्हें जमीन पर आजमाने को कहा। उनका तरीका था कि एक बार कपास के बाद 1-2 बार ऐसी फसलें बोई जाए जो जमीन की ताकत वापस लाएं। इससे मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ते हैं और फसलें भी अच्छी होती हैं। ये तरीके पूरी तरह कुदरत पर आधारित थे, जिन्हें उन्होंने खुद आजमाया था। हालांकि ज्यादातर किसान अभी भी सिर्फ कपास पर निर्भर थे, इसलिए बदलाव धीरे धीरे हो आया। कार्वर ने हमेशा कहा कि कपास की बार बार खेती करने से जमीन बर्बाद हो जाती है। उन्होंने बताया कि मूंगफली, लोबिया और सोयाबीन जैसी फसलें जमीन की ताकत वापस लाती हैं। टस्कीगी में उन्होंने 10 एकड़ में ये तरीका अपनाया और दिखाया कि जमीन कैसे सुधरती है। मूंगफली को उन्होंने खेती के लिए बहुत जरूरी बताया, क्योंकि ये जमीन को भी ठीक करती है और आमदनी भी बढ़ाती है। इलाके की रेतीली जमीन के लिए मूंगफली बहुत अच्छी मानी गई। उन्होंने कहा कि मूंगफली कपास से अलग है और दोनों में कोई टकराव नहीं होता। शक्करकंद भी उन्होंने इसलिए सुझाया क्योंकि वो हर तरह की जमीन में उगती है और ज्यादा देती है। उन्होंने बताया कि किसानों को हर साल कम से कम 10 लाख बोरी शक्करकंद उगानी चाहिए, ताकि कपास से अलग आमदनी का रास्ता हो। उन्होंने जो किताबें छपवाई उनमें बीज बोने, कीड़ों से बचाव और फसल काटने के तरीके भी थे, वो भी छोटे किसानों के हिसाब से। इन किताबों की गिनती लगभग 38 के आसपास थी। इनमें बताया गया था कि कपास के अलावा कौन सी फसलें अच्छी हैं और उन्हें कैसे उगाना है। उनकी मेहनत ने किसानों को एक और रास्ता दिखाया, खासकर तब जब कपास की फसल कीड़ों की वजह से बर्बाद हो रही थी। इन फसलों ने किसानों को नई उम्मीद दी। कार्वर ने टस्कीगी में मूंगफली पर कई प्रयोग किए। उनका मकसद था कि कपास पर निर्भर किसानों को दूसरी आमदनी के रास्ते मिलें। उन्होंने बताया कि मूंगफली को पीसकर, दबाकर और छानकर खाने और न इस्तेमाल की कई चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे मूंगफली से आटा, दूध, पनीर, मक्खन, मिठाइयाँ और नकली मांस बनाया। साथ ही रंग, स्याही, साबुन, लकड़ी भरने वाला पेस्ट और तेल भी तैयार किया। ये ज्यादातर प्रयोगशाला में बनाए गए नमूने थे। पेटेंट उन्होंने बहुत कम करवाए। 1925 में उन्होंने मूंगफली के तेल से एक क्रीम का पेटेंट लिया जो चेहरे पर लगाने के लिए थी। 1921 में उन्होंने सरकार के सामने मूंगफली से बनी करीब 60 चीजें दिखाई।
उन्होंने बताया कि मूंगफली से पेय पदार्थ, सलाद और बहुत कुछ बनाया जा सकता है। हालांकि इन चीजों का बड़े स्तर पर व्यापार नहीं हो पाया क्योंकि पुराने विकल्प पहले से बाजार में थे और उत्पादन भी मुश्किल था। कार्वर का ध्यान बड़े कारखानों पर नहीं था। वो चाहते थे कि किसान कम पैसों में खुद ये चीजें बना सके और जमीन भी ठीक हो। इसी तरह उन्होंने शकरकंद पर भी काम किया और 100 से ज्यादा उपयोग बताए, जैसे आटा, सिरका, गुड़, रंग, स्याही और यहाँ तक कि रबर भी। खाने के लिए उन्होंने पाई, हलवा और सब्जी में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन बनाए। ये प्रयोग इसलिए किए गए थे ताकि फसलें बर्बाद न हो और पोषण बढ़े। हालांकि ये भी कारखानों में बड़े स्तर पर नहीं बनाए गए क्योंकि दूसरी चीजों की तुलना में शकरकंद कम उपयोगी निकला। कार्वर ने इन दोनों फसलों को एक साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि खेती संतुलित रहे, इनसे खाने की जरूरत भी पूरी हो और बिना बड़ी मशीनों के चीजें भी बनाई जा सकें। लेकिन ज्यादा पैदावार और खर्च की वजह से इन्हें हर जगह अपनाया नहीं गया। 1900 के दशक में कार्वर ने 3 पेटेंट लिए। एक में मूंगफली से बना स्किन क्रीम था, दूसरे में मूंगफली के बचे हिस्से से पेंट और रंग बनाए गए, तीसरे पेटेंट में लकड़ी रंगने वाले रंग बनाए गए। इन पेटेंट को एक कंपनी को सौंपा गया जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था, लेकिन ये ज्यादा चल नहीं पाई। कार्वर की असली ताकत उनके छोटे प्रयोग और आसान तरीके थे जो उन्होंने किसानों तक पहुंचाए। उन्होंने बताया कि कैसे मूंगफली और शकरकंद से आटा, दूध, साबुन और लकड़ी भरने वाला पेस्ट तक बन सकता है। ये सारे प्रयोग उन्होंने मोबाइल लैब में दिखाए। शकरकंद से भी उन्होंने 100 से ज्यादा चीजें बनाई, जैसे गोंद, सिरका और नकली रबर। उनका मकसद था कि फसलों के बचे हिस्सों का पूरा इस्तेमाल हो और किसानों को ज्यादा आमदनी मिले। उनकी बनाई गई किताबों में आसान भाषा में तरीके दिए गए थे कि कैसे इन फसलों से मिट्टी की ताकत लौटाई जाए और उनसे रोजमर्रा की चीजें बनाई जाए। मूंगफली से उन्होंने आटा, रंग, प्लास्टिक और इंसुलेशन सामग्री बनाई ताकि किसान विदेशी सामानों पर निर्भर न रहें। शकरकंद से उन्होंने स्याही, गुड़, टिकट चिपकाने वाली गोंद और कपड़े जैसी चीजें बनाने के तरीके बताए ताकि घर में ही इनका इस्तेमाल हो सके। इन सारे कामों से उन्होंने छोटे किसानों को नई राह दिखाई। हालांकि ज्यादा चीजें प्रयोगशाला तक ही सीमित रहीं, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा पेटेंट नहीं लिए। उनका मानना था कि ये सब कुदरत की देन है, इसमें उनका कुछ नया नहीं। कार्वर का असली योगदान जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना और खेती में बदलाव लाना था। उन्होंने मूंगफली, लोबिया और सोयाबीन जैसी फसलों को कपास के साथ बारी बारी से बोने का तरीका बताया। इससे मिट्टी की ताकत लौटती है। उन्होंने इन फसलों से तेल, रंग, आटा और चारे जैसी चीजें भी बनाई और आसान भाषा में बताया कि कैसे किसान खुद इन्हें बना सकते हैं। उनका मकसद था कि गरीब किसान आत्मनिर्भर बने और कम खर्च में ज्यादा फायदा उठा सके। कार्वर का काम टस्कीगी संस्थान तक ही सीमित था, जहां ज्यादा साधन नहीं थे। इसलिए उन्होंने बड़े स्तर की फैक्ट्री वाली रिसर्च की जगह छोटे छोटे प्रयोग किए। उन्होंने कुल 3 पेटेंट लिए, वो भी सिर्फ मूंगफली से बने कॉस्मेटिक, पेंट और रंगों के लिए। उन्होंने कई और चीजें भी सुझाई, जैसे मूंगफली से दूध या चटनी, लेकिन ये सिर्फ सिखाने के लिए थी। इनमें से कोई भी बड़े उद्योग में नहीं बदली। उनके ज्यादातर प्रयोग सिर्फ नमूने थे, जिन्हें वो क्लास में या प्रदर्शनी में दिखाते थे। उन्होंने मूंगफली से 300 से ज्यादा चीजें बनाने का दावा किया, लेकिन इनमें से कई चीजों की कीमत, टिकाऊपन या उत्पादन को लेकर कोई पक्का सबूत नहीं। उन्होंने ज्यादातर चीजों का पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि वो चाहते थे कि ये ज्ञान सबके लिए हो। पर इन तरीकों को अपनाने में कई दिक्कतें आई। उन्होंने जो चीजें बनाई
वो पहले से बाजार में मौजूद चीजों से मुकाबला नहीं कर पाई। कई बार खर्चा भी ज्यादा था। जैसे मूंगफली की खेती बढ़ी तो वो कार्वर की वजह से नहीं, बल्कि कपास की फसल पर कीड़े लगने और बाजार की मांग की वजह से हुई। मूंगफली का मक्खन उन्होंने नहीं बनाया, ये पहले से मौजूद था। उनका असली योगदान ये था कि उन्होंने किसानों को जमीन की सेहत ठीक रखने और अलग अलग फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया। 1920 में उन्होंने मूंगफली पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मूंगफली से करीब 145 चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी के बाद उन्हें मूंगफली वाला कहा जाने लगा। फिर 1921 में उन्होंने सरकार के सामने पेश होकर मूंगफली से बनी चीजों को दिखाया। उन्होंने रंग, प्लास्टिक और खाने पीने की चीजें बनाकर दिखाई और बताया कि मूंगफली किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है। इसके बाद देश भर के अखबारों ने उनके बारे में लिखा। ये पहली बार था जब किसी काले वैज्ञानिक ने संसद में बोलकर इतना बड़ा असर डाला। इसके 1 साल बाद मूंगफली पर टैक्स लगा, जिससे विदेशी मूंगफली पर रोक लगी और देशी किसानों को फायदा हुआ। इसके बाद उनकी पहचान और बढ़ी। उन्हें 1923 में सम्मान भी मिला। वे कई कॉलेजों में जाकर लेक्चर देने लगे और लोगों को जमीन बचाने और नस्लीय मेलजोल का संदेश देने लगे। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को, किसानों को और बड़े बड़े सभाओं में जाकर लोगों को सिखाया कि खेती कैसे सुधारी जा सकती है। वे शुद्ध खेती, खेत की देखभाल और किस्म किस्म की फसलों के जरिए कमाई बढ़ाने की बात करते थे। 1921 में जब उन्होंने संसद में भाषण दिया तो उन्होंने मूंगफली से बने 100 से ज्यादा नमूने भी दिखाए, जैसे झटपट कॉफी, आटा, स्याही, रंग और तेल। उन्होंने बताया कि अगर मूंगफली को ज्यादा उगाया जाए और उससे चीजें बनाई जाए तो किसान कुत्तों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनके सुझावों के बाद संसद ने विदेशी मूंगफली पर 3.5 पैसे प्रति पाउंड टैक्स लगा दिया। बाद में उन्होंने कार फैक्ट्री के मालिक हेनरी फोर्ड के साथ भी काम किया। दोनों इस बात में रुचि रखते थे कि खेती की चीजों से कार और मशीन के लिए भी सामान बनाए जा सकते हैं। कार्वर को बुलाकर फोर्ड ने एक पुरानी इमारत में प्रयोगशाला दी, जहां वे सोयाबीन, मक्का और गेहूं पर काम करते थे। यहाँ उन्होंने ऐसे प्लास्टिक और तेल बनाए जो खेती से निकलते हैं। हालांकि युद्ध के समय होने की वजह से इनका व्यापार नहीं बढ़ पाया। फोर्ड ने कार्वर की रिसर्च को मान्यता देते हुए उनकी याद में अपनी कंपनी में एक पोषण प्रयोगशाला का नाम भी रखा। इससे साबित होता है कि उनके काम को उद्योगों ने भी सराहा। कार्वर ने हमेशा यह कोशिश की कि खेती सिर्फ खेत तक सीमित न रहे, बल्कि उससे सामान बनाकर आमदनी भी हो, खासकर उन किसानों के लिए जो गरीब इलाकों में रहते थे और जिनके पास ज्यादा साधन नहीं थे। उन्होंने किसानों को सिखाने के लिए जगह जगह जाकर लेक्चर और प्रदर्शन किए। उन्होंने 1906 में ओबाइल स्कूल शुरू की थी। इसमें एक गाड़ी होती थी जिसमें बीज, पौधे, चार्ट और जरूरी औजार होते थे। ये गाड़ी दूर दराज के गांवों में जाती थी और वहां किसानों को मिट्टी सुधारने, फसल बदलने और मूंगफली जैसी फसलों की अहमियत समझाती। इस गाड़ी के जरिए वे उन लोगों तक पहुंचे जो कभी स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने खेत में ही दिखाया कि मूंगफली से कैसे रंग, तेल और खाने की चीजें बनाई जाती हैं। साथ ही बच्चों और बड़ों को पेड़ पौधों से जुड़ी बातें भी समझाई, ताकि लोग अपनी जमीन और फसलों को खुद समझ सकें। कार्वर ने टस्कीगी संस्थान से कुल 38 किताबें छापीं। इनमें कीड़ों से बचाव, जैविक खाद बनाना और अलग अलग फसलें बोने जैसे आसान तरीके बताए गए, ताकि कपास से थकी हुई जमीन को दोबारा जिंदा किया जा सके। 20वीं और 30वीं सदी में उनके लेक्चर में सैकड़ों लोग आते थे। वे खेती के बारे में बात करते और साथ में पियानो भी बजाते ताकि फंड इकट्ठा हो सके।
वे हमेशा छोटी जमीन पर मेहनत से खेती करने और आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते थे। बाद के सालों में उन्होंने कई भाषण दिए। 1942 में सेल्मा यूनिवर्सिटी के समापन समारोह में उन्होंने एक कविता सुनाई, जिससे लोगों को मुश्किलों में डटे रहने की प्रेरणा मिली। अखबारों और मीडिया ने उन्हें मूंगफली वाले वैज्ञानिक के रूप में दिखाया, जो 300 से ज्यादा चीजें मूंगफली से बना चुके। हालांकि ज्यादातर चीजें प्रयोगशाला में बनी थी और उनका व्यापार नहीं हुआ, फिर भी उनका संदेश यही था कि खेती से बदलाव लाया जा सकता है। कई अखबारों ने लिखा कि उनके बनाए नमूनों ने मूंगफली की पहचान बढ़ाई, लेकिन सच्चाई यह थी कि इनमें से बहुत कम चीजें सच में बड़े पैमाने पर बनी। फिर भी वे एक बड़े वैज्ञानिक माने गए, जिनकी असली ताकत थी किसानों को नई जानकारी देना। उनकी आवाज की कुछ रिकॉर्डिंग भी बची है, जिनमें वे धीरे धीरे और समझाकर बात करते हैं ताकि सबको समझ में आए। कार्वर को गोरे दंपति मोसेस और सुसान कार्वर ने पाला था। पहले उन्होंने उन्हें गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन मां के अगवा हो जाने के बाद उन्होंने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। वे उन्हें पढ़ने और पौधों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, भले ही वे शारीरिक रूप से कमजोर थे। वे 1991 में आईओवा स्टेट कॉलेज के पहले काले छात्र बने। वहां उन्होंने पौधों की बीमारियों पर रिसर्च की और कई लोगों से दोस्ती की। उन्होंने वहां खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा और दूसरों को भी सिखाया। उन्हें टस्कीगी में बुलाया गया था ताकि वे वहां के किसानों को वैज्ञानिक तरीके सिखाएं। हालांकि संस्थान में उनके और प्रमुख के बीच सोच का फर्क था। कार्वर प्रयोग करना चाहते थे, जबकि प्रमुख चाहते थे कि वे पढ़ाएं और कागजी काम करें। इसी बात को लेकर दोनों में टकराव भी होता था। बाद में कार्वर की दोस्ती कई बड़े लोगों से हुई। वे हेनरी फोर्ड के सलाहकार भी बने। फोर्ड ने उनके बनाए प्लास्टिक और जैविक तेलों में रुचि दिखाई और उनके मरने के बाद उनकी झोपड़ी को अपने म्यूजियम में रखवाया। थॉमस एडिसन ने भी उन्हें नौकरी का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। कार्वर ने कभी शादी नहीं की। वे करीब 1900 के आसपास एक शिक्षिका से मिले थे, लेकिन उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। उनका सारा ध्यान अपने वैज्ञानिक काम पर था। उन्होंने कई छात्रों को सिखाया और अपना अनुभव बांटा। वे उन्हें अपने परिवार जैसा मानते थे। उनकी आदतें बहुत सादी थीं। बचपन में उन्होंने खाना बनाना, कपड़े धोना, सिलाई और बागबानी सीखी थी। वे सुबह जल्दी उठते, जंगल में घूमते और कुदरत से प्रेरणा लेते। उन्हें अकेले रहना पसंद था और वे साधारण जिंदगी जीते थे। उनका जोर हमेशा मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता पर था। कार्वर बहुत धार्मिक थे। वे कहते थे कि उन्हें भगवान ने नया रास्ता दिखाया है। वे मानते थे कि भगवान की मदद से ही उन्हें मूंगफली की रचना समझ आई। उन्होंने कहा कि अगर भगवान पर्दा न हटाते तो वे कुछ नहीं कर पाते। वे हर चीज को भगवान की दी हुई ताकत मानते थे। उनके लिए विज्ञान और धर्म अलग नहीं थे। वे कहते थे कि कुदरत की चीजों के जरिए वे भगवान की झलक देखते हैं। उनका हर दिन सुबह की प्रार्थना और जंगल की सैर से शुरू होता था, जहां वे पौधे, पत्थर और कीड़े जमा करते थे और भगवान से रास्ता पूछते थे। वे किसी एक धर्म के नियमों में बंधे नहीं थे, लेकिन बचपन में माँ से मिली धार्मिक सीख को हमेशा याद रखते थे। उनके लिए भगवान से जुड़ाव का मतलब था सीधे दिल से बात करना। यही सोच उनके पूरे जीवन में झलकती रही। कार्वर की धार्मिक सोच सिर्फ उनके विश्वास तक ही नहीं थी, बल्कि उनके काम का हिस्सा भी थी। वे मानते थे कि जमीन की देखभाल करना और गरीब किसानों की मदद करना भगवान की बनाई दुनिया की सेवा करने जैसा। वे जब भी भाषण देते तो खेती और धार्मिक बातें साथ जोड़कर बताते। उनके लिए असली तरक्की वही थी जो भगवान की इज्जत बढ़ाए, न कि इंसान की शान। कार्वर का जन्म करीब 1864 में हुआ था। वे बहुत कमजोर और बीमार थे,
इसलिए बचपन में ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहते थे। वे खुद कहते थे कि उनका जीवन हमेशा मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई जैसा था। जवानी में वे करीब 6 फुट लंबे हो गए थे, लेकिन शरीर पतला ही रहा। उनकी आवाज भी बचपन की बीमारी की वजह से काफी पतली। बुढ़ापे में उनकी पीठ झुकी हुई थी और वे हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, इसलिए लोग उन्हें सीधा साधा इंसान मानते थे। कार्वर बहुत ही नम्र और सादा दिल इंसान थे। वे कभी अपने काम की बढ़ाई नहीं करते थे और ज्यादातर अकेले ही काम करना पसंद करते थे। अपने तरीकों के बारे में ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। उन्हें पौधों से बात करने की भी आदत। वे मानते थे कि अगर प्यार और सब्र से बात की जाए तो पौधे भी अपने राज खोल देते हैं। उनका जीवन बहुत ही सादा, धर्म से जुड़ा और दूसरों के लिए समर्पित था। 1930 के आखिरी सालों में कार्वर को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसमें शरीर में खून कम बनने लगता है। ये बीमारी उस समय जानलेवा मानी जाती थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में एक जरूरी विटामिन नहीं बन पा रहा था। इलाज के तौर पर कुछ दवाएं आती थीं, लेकिन कार्वर ने ज्यादातर घरेलू नुस्खों पर भरोसा किया। वे मूंगफली के तेल से मालिश करते थे और मानते थे कि इससे शरीर में ताकत आती है। इस बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी नौकरी से रिटायर नहीं लिया। वे पहले ही पढ़ाने से ज्यादा रिसर्च पर ध्यान देने लगे थे। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता गया, उन्होंने काम थोड़ा कम किया, लेकिन रुके नहीं। 1940 में उन्होंने अपने नाम की एक संस्था बनाई ताकि उनकी रिसर्च मरने के बाद भी चलती रहे। वे मानते थे कि भगवान की मदद से वे बीमारियों से लड़ पा रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आखिर में कार्वर की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती थी। वे 10 दिन तक बिस्तर पर रहे। फिर 5 जनवरी 1943 को सीढ़ियों से गिरने के बाद उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 78 साल। उन्हें उसी जगह दफनाया गया जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था। उनके जाने के बाद राष्ट्रपति ने उनके काम की तारीफ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कार्वर ने खेती और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। कार्वर की बचत और कमाई की कुल रकम $60,000 से ज्यादा थी। ये सब उन्होंने उस संस्था को दे दिया जो उनके नाम से बनी। ये पैसा उनके रिसर्च काम और खेती सिखाने के प्रोग्राम में लगाया गया। उन्होंने किसी को अपनी संपत्ति नहीं दी, सिर्फ अपने सहायक ऑस्टिन को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थी। उन्हें बहुत से सम्मान मिले। 1923 में उन्हें खास मेडल दिया गया, जो उन लोगों को मिलता है जो काले लोगों की तरक्की में योगदान देते हैं। 1928 में एक कॉलेज ने उन्हें विज्ञान में डॉक्टर की मान उपाधि दी। 1916 में उन्हें लंदन की एक संस्था ने सदस्यता दी, जो उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1939 में उन्हें अमेरिका के खेती विभाग की तरफ से भी सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने फसल बदलने और जमीन बचाने के तरीके खोजे थे। सन 1942 में उन्हें एक और डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई, ताकि उनके जिंदगी भर के काम और खेती के नए तरीकों को सराहा जा सके। उसी साल उन्हें एक संगठन की तरफ से भी सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने गांवों की हालत सुधारने में मदद की थी। कार्वर के जाने के कुछ ही महीनों बाद 14 जुलाई 1943 को उनके नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। ये अमेरिका का पहला ऐसा स्मारक था जो किसी अफ्रीकी मूल के व्यक्ति के नाम पर था। ये स्मारक वहीं बनाया गया जहां वे पैदा हुए थे। यहाँ आज भी उनके बचपन और खेती से जुड़े कामों को दिखाया जाता है। उनकी मौत के 5 साल बाद 5 जनवरी 1948 को उनके नाम पर एक डाक टिकट निकाला गया। ये टिकट 3 सेंट का था और इसमें उनकी तस्वीर छपी थी। इस टिकट की 12 करोड़ से ज्यादा कॉपियां छपी। 1951 से 54 के बीच एक चांदी का सिक्का भी निकाला गया, जिसमें कार्वर और एक और प्रसिद्ध शिक्षक की तस्वीर थी।
इससे उनके काम को और पहचान मिली। 1990 में कार्वर को एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था में शामिल किया गया। वे पहले अफ्रीकी मूल के व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान मिला। फिर 1994 में उनके पुराने कॉलेज ने भी उन्हें मानद उपाधि दी। कार्वर का पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे कपास की एक ही फसल से मिट्टी खराब हो जाती है और उसे कैसे बचाया जाए। उन्होंने मूंगफली और लोबिया जैसी फसलों को कपास के साथ बारी बारी से बोने का तरीका बताया ताकि जमीन में फिर से ताकत आ सके। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन फसलों से बनी चीजों के जरिए किसान आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मूंगफली से 300 से ज्यादा और शकरकंद से 100 से ज्यादा चीजें बनाई। हालांकि ज्यादातर चीजें सिर्फ प्रयोगशाला में बनी और बाजार में नहीं आई, फिर भी उनका मकसद था कि इन फसलों की मांग बढ़े और किसान इन्हें उगाना शुरू करे। उन्होंने कुल 44 किताबें निकाली जिनमें खेती से लेकर पशुपालन और जमीन बचाने के तरीके बहुत आसान भाषा में समझाए गए थे। इससे गरीब किसानों को महंगे खाद और दवाइयों की जरूरत नहीं रही और वे कम खर्च में खेती कर सके। टस्कीगी संस्थान में उन्होंने खेती सिखाने वाला कोर्स चलाया जिसमें मिट्टी की देखभाल, फसल कैसे चुननी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सब सिखाया जाता। उन्होंने 1906 में एक चलती फिरती प्रयोगशाला बनाई जो गांव-गांव जाकर किसानों को सिखाती थी कि कैसे कीड़ों से बचाव करें, खाद बनाएं और फसल से चीजें तैयार करें। 47 साल के काम में उन्होंने कई पीढ़ियों को सिखाया, खासकर गरीब और अनपढ़ किसानों को। उन्होंने पौधों को मिलाकर नए पौधे तैयार करना, बेकार चीजों को फिर से इस्तेमाल करना और जरूरत से कम में काम चलाना सिखाया। इससे खेती में उत्पादन भी बढ़ा और लोगों को खेती विज्ञान की समझ भी आई। हालांकि उनका काम पूरे देश में नहीं फैल सका क्योंकि पैसे की कमी और बदलाव को लेकर लोगों की झिझक थी। फिर भी उन्होंने जो किया वो गरीब किसानों के लिए बहुत काम का। आजकल इतिहासकार उनके काम को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि उन्होंने मूंगफली का मक्खन बनाया या उनके पास 300 से ज्यादा पेटेंट थे, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने सिर्फ 3 पेटेंट लिए थे। मूंगफली का मक्खन उनसे पहले बन चुका था। उनका असली योगदान ये था कि उन्होंने खेती के वैज्ञानिक तरीके खोजे जो गरीब किसानों के लिए सस्ते और आसान थे। उन्होंने सिखाया कि कपास के साथ साथ मूंगफली और लोबिया जैसी फसलें कैसे बोई जाए ताकि जमीन को आराम मिले। उन्होंने टस्कीगी में कई प्रयोग करके दिखाया कि जमीन की ताकत कैसे लौटाई जा सकती है। 1900 के आसपास जब कपास की फसल कीड़ों से खराब हो रही थी, तब मूंगफली की खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने स्कूल की गाड़ी में घूम घूम कर 300 से ज्यादा चीजें बनाकर दिखाए ताकि किसान प्रेरित हो सके। उनका काम इस बात की मिसाल बना कि कैसे खेत के बेकार हिस्से से भी काम की चीजें बनाई जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने बड़े उद्योग नहीं खड़े किए, लेकिन उन्होंने छोटे किसानों को सिखाया कि अपने दम पर कैसे जी सकते हैं। उनकी वजह से मूंगफली की खेती बढ़ी, लेकिन कपास फिर भी सबसे आगे रहा। फिर भी कार्वर का नाम आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने बदलाव की शुरुआत की थी। कुछ लोगों का कहना है कि कार्वर के बारे में कई बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गईं, लेकिन यह सच है कि उन्होंने जो आसान तरीके बताए वे आज भी टिकाऊ खेती में काम आते हैं। जैसे उन्होंने जमीन को ठीक रखने के लिए जो फसलें बदल बदल कर उगाने का तरीका बताया, वही आज भी अपनाया जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मूंगफली का मक्खन कार्वर ने बनाया, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे पहले भी लोग मूंगफली से पेस्ट बनाते थे। 19वीं सदी में ही इसका पेटेंट भी हो चुका था। कार्वर ने तो मूंगफली से 100 से ज्यादा खाने की चीजें बनाने के तरीके बताए थे, लेकिन मक्खन बनाना उन्हीं का आविष्कार नहीं था। कार्वर को अक्सर मूंगफली से 300 चीजें बनाने वाला कहा जाता है, जैसे रंग, तेल, प्लास्टिक और ईंधन। पर इनमें से ज्यादातर चीजें सिर्फ प्रयोगशाला में ही बनी थीं।
कई तो पहले से मौजूद तरीकों को थोड़ा बदलकर बनाई गई थी। उन्होंने सिर्फ 3 ही पेटेंट लिए, जिनमें से 2 रंगों के लिए और 1 सौंदर्य प्रसाधन के लिए था। लेकिन इनमें से कोई भी बड़ा कारोबार नहीं बना। कुछ जानकारों ने कहा कि कार्वर की रिसर्च में कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं था। उनके बहुत से सुझाव पहले से खेती पर काम कर रही सरकारी संस्थाओं के जैसे ही थे। 1917 में जब मूंगफली की खेती सबसे ज्यादा थी, तब तक कार्वर के प्रचार का असर शुरू भी नहीं हुआ था। बाद में खेती घट गई, जिससे ये दावा कमजोर पड़ता है कि उन्होंने अकेले ही खेती को बदल दिया। कुछ जीवनीकारों ने लिखा कि उन्होंने बचपन की बीमारी को ज्यादा बढ़ाकर दिखाया, जबकि सच्चाई ये थी कि वे उस समय पौधे इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते थे। इसके अलावा उन्होंने मूंगफली के तेल से पोलियो जैसी बीमारी ठीक करने की बात भी कही थी, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। हालांकि उन्होंने ये इलाज मुफ्त में किया और इसका कोई पैसा नहीं लिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कार्वर को एक खास तरीके से दिखाया गया ताकि वे उस समय की सोच के मुताबिक एक शांत, धार्मिक और अच्छे इंसान के रूप में सामने आए। इससे उनकी वैज्ञानिक पहचान के बजाय उनकी छवि को ज्यादा अहमियत दी गई। एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि उनके प्रयोग बड़े बदलाव नहीं ला सके, लेकिन उनका सम्मान उनके व्यवहार और छवि की वजह से मिला।